हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का मिड पॉइंट क्लासेस चैनल पर। मैं हूं नीतीश गर्ग और जो हमारी सीरीज चल रही थी हिस्ट्री 6 क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट समरी, सो उसका आज हम 8 चैप्टर देखेंगे। इससे पहले 7 चैप्टर हमने क्लियर कर लिए हैं इंडिविजुअल वीडियोज़ में। अगर आपने कोई भी मिस किया है तो आप जाकर अभी देख सकते हैं, बिकॉज जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं सब कुछ, तो हम उसको समझ नहीं पाते हैं, कुछ समझने में हमारी थोड़ी सी गलती हो जाती है। तो इसी वजह से आप सब वीडियो को देखें तभी आप इस चीज़ को देखिएगा, ठीक है, ताकि आप अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग बन पाए, क्योंकि आप यहाँ पर सीखने आए हैं, आप देखने नहीं आए। ओके गाइस, तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले मैं बताता हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा। ओके गाइज, सो जो आज हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा द ग्रेट अशोका के बारे में। ठीक है, आपने बहुत नाम सुना होगा द ग्रेट अशोका का। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि एंशिएंट हिस्ट्री में, मतलब प्राचीन इतिहास में, हमारे एक लौते एकमात्र राजा थे जिनको द ग्रेट की उपाधि दी गई है। ठीक है, मतलब आप सोच सकते हैं कि अशोका जो थे अपने आप में एक ब्रांड थे, कह सकते हैं ना, आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है ब्रांड। ठीक है, तो अशोका उस टाइम के ब्रांड थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। तो अशोका जो थे उन एक ऐसे एम्परर थे जिन्होंने वॉर को छोड़ दिया था, तो उसके बारे में पढ़ेंगे अभी धीरे धीरे। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर में हमने बुद्धा के बारे में पढ़ा था, बुद्धा के थोड़े से देखे थे, बुद्धिज्म देखा था, जैनिज्म देखा था। तो उसको कंटिन्यू करते हुए अशोका ने भी अपनाए थे कुछ चीज़ें, तो उसको कंटिन्यू करते हैं, अशोका की तरफ बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हैव अ वेरी बिग किंगडम इज इक्वल टू एन एम्पायर। देखो, किंगडम होता है, ठीक है, किंगडम और एम्पायर में क्या फ़र्क होता है। एक किंगडम छोटा होगा तो उसको किंगडम ही बोलेंगे, पर जो एक किंगडम बड़ा होगा, जैसे लाइक कि आप देख कह सकते हैं कि एक किंगडम जो पूरे भारतवर्ष पर राज कर रहा हो, या फिर भारतवर्ष से अफगानिस्तान या पाकिस्तान की तरफ भी जा रहा हो, तो उसको आप क्या बोलेंगे, एक किंगडम नहीं, आप उसको एम्पायर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहले ही डेफिनेशन क्लियर कर दी कि एम्पायर किसको बोलते हैं और एक किंगडम किसको बोलते हैं। तो एम्पायर के बारे में बात करते हैं। तो मच लार्जर देन अ किंगडम। ठीक है, एम्पायर क्या होता है, किंगडम से कहीं ज़्यादा बड़ा। एम्पायर्स नीड मोर रिसोर्सेज। एम्पीरियर्स होते हैं जैसे लाइक कि अशोका थे या फिर और भी एम्पीरियर्स थे, तो उनको ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। रिसोर्सेज मतलब आपके कुछ भी हो सकता है, सोना चांदी खाना गेहूं वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है एग्जैक्टली कि रिसोर्सेज मतलब बहुत जो हमारे डेली नीड के लिए ज़रूरत होती है। ठीक है, उस टाइम पर नीड क्या थी और आज की नीड क्या थी, दोनों में चेंजेस हो चुके हैं भले ही, बट आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि उस टाइम की नीड के हिसाब से आपकी रिसोर्सेज क्या थी। ओके गाइस, तो आगे देखेंगे। नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज। अब देखो, जैसे आपका एम्पायर बड़ा होगा, एम्पायर बड़ा होगा, ठीक है, तो आपको बड़ी आर्मी भी चाहिए होगी। हमने देखा कि छोटे छोटे जो राज्य थे, छोटे छोटे राज्य जो बनाए हमने अभी बुद्धिज्म से पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था ऋग्वेद में, छोटे छोटे राजा आ चुके थे, तो वहाँ पर उनकी आर्मीज लगा करती थी। ठीक है, तो मतलब आर्मीज तो आपको चाहिए ही चाहिए, और इतनी आर्मी चाहिए आपको कि आप अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट कर सके। तो सोच सकते हैं आपको कितनी आर्मी चाहिए होगी। दे नीड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्ट टैक्सेस। अब देखो, आपको ये चीज़ चलानी है तो आपको टैक्स भी वो करना पड़ेगा। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमने टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया था, मतलब जैसे पहले तो गिफ्ट चला करते थे कि आप अपनी खुशी से कुछ गिफ्ट दे रहे हैं राजाओं को, पर नहीं, अब उन्होंने उसके बाद टैक्स सिस्टम स्टार्ट कर दिया था। तो टैक्स लेना आपको ज़रूरी है, तो बहुत सारे टैक्स ऑफिशियल्स भी आपको बनाने पड़ेंगे। मतलब जैसे कि आज के टाइम में इनकम टैक्स ऑफिसर जो होते हैं, ठीक है, उस टाइम में टैक्स ऑफिसर्स बनते थे जो अलग अलग प्रांत में अलग अलग जगह जाकर टैक्स कलेक्ट किया करते थे। ठीक है, तो एम्पायर के बारे में हमने पढ़ा। अब पढ़ते हैं डायनेस्टी के बारे में। अच्छा, डायनेस्टी के बारे में आपकी डेफिनेशन देखो हो सकती है कि जब भी कोई एक फैमिली का मेंबर, ठीक है, मतलब एक फैमिली के मेंबर, मतलब एक फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो एक के बाद एक राजा बनते चले जा रहे हैं। जैसे लाइक कि आप इस चीज़ से समझिए, मान लीजिए आप एक डायनेस्टी के वो हैं, तो मतलब आपके पहले दादाजी थे, फिर आपके फादर थे, फिर आप हो, फिर आपका बेटा, फिर देन आपका ग्रैंडसन एंड सन एंड ग्रैंडसन। ठीक है ना, तो मतलब आप सब समझ सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो ऐसे अशोका थे। अशोका से मतलब उनके ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया था चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसारा, देन अशोका, फिर आगे आगे चलते चलते तो एक डायनेस्टी बन जाती है। जब हम एक फैमिली को बिलोंग करते हैं वहीं के राजा बनते चले जाते हैं। ठीक है, जैसे लाइक कि व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम्स रूलर्स वन आफ्टर अनदर, द फैमिली इज ऑफन कॉल्ड अ डायनेस्टी। ठीक है, मतलब एक के बाद एक राजा बनते चले जाते हैं, तो उसको डायनेस्टी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद आता है द मौर्यस वर अ डायनेस्टी विद 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स। तो मौर्यन डायनेस्टी थी, अशोका जो थे, देखो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि अशोका किस डायनेस्टी के रूलर थे, चंद्रगुप्त किस डायनेस्टी के रूलर थे, तो वो किसके थे, मौर्यन डायनेस्टी के रूलर्स थे। ठीक है, जो स्टार्ट हुई थी आज से 2300 ईयर्स अगो, मतलब 300 BC पर। ठीक है, तो पहले जो थे चंद्रगुप्त थे, धनानंदा को, देखो हमने नंदा डायनेस्टी के बारे में बताया, मतलब मैंने नंदा के बारे में बताया, महापद्मनंदा, तो महापद्मनंदा जो नंदा डायनेस्टी थी उसके आखिरी जो राजा थे वो धनानंदा थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंदा को हराकर मौर्यन डायनेस्टी को स्थापित किया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त थे, फिर बिंदुसारा थे, फिर अशोका थे।
ठीक है। तो जो अशोका थे उनके जो ग्रैंडफादर थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त थे, ठीक है, या ग्रैंडसन कौन था इनका? अशोका थे, ठीक है। तो आप ये चीज़ें समझ सकते हैं, इस चीज़ को डायनेस्टी आपने समझी। अब लॉ एंड कैपिटल की बात करते हैं। देखो लॉ एंड कैपिटल आज आप अपने हमारे जो भारत के नोट होते हैं फिर बहुत जगह आप देखते हैं कि इस तरह का कुछ निशान, जैसे कि मैंने इमेज दे रखी है, तो ये 3 शेर आप देखते हैं, कुछ अशोक का चक्र बोलते हैं। अब आपने अशोक का चक्र सुना होगा, बट एग्जैक्टली चीज़ क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो लॉ एंड दैट वी सी ऑन आवर नोट्स एंड कॉइन्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री, इसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है। दे वर कार्व्ड ऑन स्टोन, मतलब ये पत्थरों में जड़े रहते थे। प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ अ मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ। अच्छा एक बात बताओ मुझे, हमने लास्ट चैप्टर में सारनाथ के बारे में पढ़ा था, वो कहाँ पढ़ा था, किस वजह से पढ़ा था? ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। सारनाथ वो जगह थी जहाँ पर बुद्धा ने, मतलब महात्मा बुद्ध ने अपना पहला लेक्चर दिया था नियर वाराणसी, ठीक है। आप अगर आपने अच्छे से वो लेसन पढ़ा होगा तो आपको याद रहेगा इस चीज़ को भी, ठीक है। तो अशोका को डिनोट करता है, इस पर वो क्या करते थे? इंस्ट्रक्शंस लिखवाते थे, क्योंकि हमने जैसे कि पहले चैप्टर दूसरे चैप्टर में पढ़ा था कि जो भी हम पत्थर पर लिखते थे वो सालों तक याद रहा करता था, इसलिए पत्थर की लकीर बन जाता था, इसीलिए वो उस पर लिखवाया करते थे, ठीक है। तो लॉ एंड कैपिटल की हिस्ट्री ये थी। अब आगे बात करते हैं मौर्यन एम्पायर की, ठीक है। तो मौर्यन एम्पायर कैसे स्टार्ट होता है? जैसे कि मैंने बताया चंद्रगुप्त जो थे उन्होंने मौर्यन एम्पायर को स्टार्ट किया था बिंदुसारा को डिफीट करके, सॉरी बिंदुसारा नहीं, धनानंद को डिफीट करके। तो द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर। तो अशोका जो अशोका का रूल था, एम्पायर था, तो उनको स्टार्ट किया था उनके ग्रैंडफादर ने, उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। आज से 2300 साल पहले, मतलब 2300 ईयर्स अगो एट 300 BC, ठीक है। चंद्रगुप्त वॉज सपोर्टेड बाय अ वाइज मैन नेम चाणक्य और कौटिल्य। आपने चाणक्य के बारे में सुना होगा, चाणक्य को कौटिल्य बोलते हैं, ठीक है। इनके बहुत सारे एपिसोड बन चुके हैं आजकल तो मॉडर्न टाइम्स में, आप बुक्स पढ़ सकते हैं। इनके अर्थशास्त्र नाम की एक बुक है जिन्होंने इसमें सबको डिस्क्राइब कर रखा है, ठीक है। तो चाणक्य इनको सपोर्ट किया करते थे, और चंद्रगुप्त उस टाइम के बहुत बड़े एक तरह से किंग बन गए थे, मतलब एग्जैक्टली कह सकते थे जब तक चाणक्य उनके साथ रहे ना तो उनको कोई हरा नहीं सकता। चाणक्य आप खुद ही सोच सकते हैं चाणक्य कितने महान थे, कितने ज़्यादा बुद्धिमान थे, ठीक है। तो मैनी ऑफ द चाणक्य आइडियाज वर रिटन डाउन इन द बुक कॉल्ड द अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र आप देख सकते हैं, उनकी बुक जो है आप पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए यूजफुल हो सकती है। अगर आप पढ़ते हैं ना तो आपको मतलब इतने सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे ना हर चीज़ के, कि आप लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ तो बेटर कर ही लोगे अपने लिए। तो देवर सेवरल सिटीज़ इन एम्पायर इंक्लूड द कैपिटल पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन, ठीक है। तो कुछ सिटीज़ थी, कुछ मेन इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी, इंक्लूडिंग करती थी उसकी कैपिटल को, जो एम्पायर की कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थी, और दो मेन सिटीज़ थी वो थी तक्षशिला और उज्जैन, ठीक है। मतलब ये जो वो सिटीज़ थी जहाँ पर आपका जो इंक्लूडिंग मतलब काम करता था, आपका एकदम रूलिंग का काम चलता था, तो वो एकदम पीक पर चलता था। मतलब पीक पर मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो भी आप रूलिंग कर रहे हैं तो इन सिटीज़ से मेनली कर देते हैं आप काम को, ठीक है। चाहे वो कोई भी काम हो, ट्रेड रूट्स हो आपके या फिर कुछ भी काम हो, तो ये जो सिटीज़ थी वो मेन थी, ठीक है। तक्षशिला जो था गेटवे था किसका? नॉर्थ वेस्ट का और सेंट्रल एशिया का भी। उज्जैन जो था वो रूट था नॉर्थ टू साउथ का। और इन सिटीज़ में बड़े बड़े व्यापारी मतलब मर्चेंट्स, ऑफिशियल, क्राफ्ट पर्सन रहा करते थे, ठीक है। उसके बाद इन अदर एरियाज देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, और जो अदर एरियाज थे उसमें फार्मर्स और हर्डर रहा करते थे। जैसे कि हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि बड़ी बड़ी सिटीज़ में अच्छे आदमी रहेंगे और छोटी सिटीज़ में थोड़े से फार्मर, हर्डर या आपके ट्रेडर्स ये रहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो एक तरह चल रहा है ना, हमारा एक तरह से कॉन्सेप्ट वही चलता चला जा रहा है, कुछ बदलाव नहीं है इस चीज़ में, ठीक है। तो फॉरेस्ट इन सेंट्रल इंडिया में हमारे फॉरेस्ट है। हंटिंग एंड फूड गैदरिंग यहाँ से चलती है। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब अलग अलग पार्ट के अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे, क्योंकि अशोका जो थे उन्होंने पूरा राज्य किया था, अभी दिखाऊंगा आपको मैप में, ठीक है। तो अलग अलग फूड खाते थे, अलग अलग ही क्लोथ्स पहना करते थे। तो इस मैप में आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली उनका बड़ा राज्य कितना था। तो जितना भी ये कवर कर रखा है तो उसमें इतना राज्य था जहाँ तक भी आपके नाम लिखे हुए हैं एग्जैक्टली। देखो सही से देखते हैं, ठीक है। ये कंधार था, ठीक है। इस तरह से आ सकता है कि लंपाका, आपका तक्षशिला ये रहा, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका होता है, पाटलिपुत्र आपका इधर है, ठीक। और बिल्कुल यहाँ तक ब्रह्मगिरी तक आता था उनका जो था। थोड़ा साउथ का हिस्सा जो था उन्होंने नहीं ले रखा था, वरना। और जो कलिंगा है बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आप कलिंगा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उड़ीसा प्रेजेंट ये, तो उज्जैन ये रहा, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं देखो कितना बड़ा राज्य था, उसको अब इसको करने में कितना टाइम लगता होगा, तो आप खुद सोच सकते हैं, ठीक है। तो जो इनकी मेन सिटीज़ थी ये हर तरह के चलाते थे। तक्षशिला उधर हो गए, तो पाटलिपुत्र इधर हो गए, उज्जैन इधर हो गए, तो इन तीनों मेन सिटी से चलाया करते थे अपना पूरा साम्राज्य को, ठीक।
अब रूलिंग द एम्पायर, डिफरेंट पार्ट्स वर डिफरेंट रूल डिफरेंटली, अलग अलग पार्ट को अलग अलग रूल्ड किया जाएगा। जैसे कि पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्पीरियल, अब अशोका के अंडर बिल्कुल पाटलिपुत्र आता था, पाटलिपुत्र कैपिटल थी तो पाटलिपुत्र बिल्कुल अंडर कंट्रोल आता था, और ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस ऑफ फार्मर, हर्डर, क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स, और अलग अलग सिटीज में अलग अलग ऑफिशियल भेज दिए जाते थे सब चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए, टैक्स कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। ऑफिशियल ऑल्सो पनिश दोज हु डिसओबेड द रूलर्स ऑर्डर, और ऑफिशियल उनको पनिश भी करते थे जो मतलब नियमों का पालन नहीं किया करते थे। मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज, और ऑफिशियल्स को सैलरी दी जाती थी उनके काम के लिए, ठीक है। तो मैसेंजर्स वन एंड फ्रो एंड स्पाइस केप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिशियल। अब देखो इतना बड़ा राज्य है तो उसके कुछ जासूस भी होने चाहिए ना, कि कौन आपका सही काम कर रहा है, कौन आपके खिलाफ है, कौन आपके साथ है, ये भी देखना पड़ता है, क्योंकि ठीक है। तो एक तालाब में जब मछली होती है ना, कोई बुरी मछली होती है तो वही पूरा तालाब गंदा कर देती है, वही कहना है इस चीज़ का, ठीक है। तो अशोका जो थे बहुत महान थे, इसी वजह से अपनी सोच की वजह से महान थे वो, ठीक है। तो एंड ऑफ कोर्स द एम्पियर सुपरवाइज देम ऑल विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर्स, और अशोका नहीं करते थे, उनके जो रॉयल मिनिस्टर्स थे, उनकी रॉयल फैमिली थी, वो भी उनमें हेल्प किया करते थे, ठीक है। मतलब एक तरह से सुपरवाइज किया करते थे, मतलब उनको बताते थे कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, ठीक है। अब जो अदर प्रोविंसेस थे हमारे, अदर प्रोविंसेस मतलब जैसे कि सेंट्रल प्रोविंसेस आपका हो गया एक, ठीक है, आपका नॉर्थ प्रोविंसेस हो गया, साउथ प्रोविंसेस हो गया, वेस्ट प्रोविंसेस, ईस्ट प्रोविंसेस, इस तरह से कुछ होते थे ना, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं एग्जैक्टली देयर वर अदर एरियाज ऑफ प्रोविंसेस, ईच ऑफ दीज वाज रूल्ड फ्रॉम अ प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला एंड उज्जैन, अलग अलग की कैपिटल हुआ करती थी, जैसे कि प्रोविंशियल, जैसे लाइक आपके कहते हैं नॉर्थ प्रोविंसेस, आज के टाइम में उत्तर प्रदेश, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, सेंट्रल प्रोविंसेस मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है। तो आप जो तक्षशिला और उज्जैन अलग अलग, जैसे अलग अलग प्रोविंसेस की अलग अलग कैपिटल बना दी गई थी। रॉयल प्रिंसेस वर ऑफन सेंट एज गवर्नर्स, और रॉयल प्रिंसेस को वहाँ का गवर्नर्स बना दिया करता था। लोकल कस्टम्स एंड रूल्स वर प्रोबेबली फॉलोड, और लोकल कस्टम्स जैसे लाइक साउथ में आपका वही डोसा वगैरह, इडली वगैरह चलता था, और मतलब इस तरह से थोड़ा सा अलग तरीके से रहना, सेंट्रल में अलग तरीके से रहना, नॉर्थ में अलग तरीके से रहना, तो मतलब अलग अलग लोकल रूल्स अपने फॉलो किया करते थे, ठीक है। पर साम्राज्य किसका था? अशोका का था पूरा, ठीक है। तो मतलब वो ये नहीं कहते थे कि मेरा ही आप सब कुछ फॉलो करेंगे, आप अपने अपने कस्टम्स फॉलो कीजिए और मैं इस साम्राज्य को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मतलब इसलिए वो ग्रेट बने थे। तो एरिया जो थे इनके बिटवीन में, अब देखो कुछ एरिया ऐसे जैसे कि फॉरेस्ट था, आपका फॉरेस्ट का इलाका था जहाँ पर आपका मतलब गेटवे नहीं बन सकते थे, बहुत सारी चीज़ें नहीं बन सकती थी, फॉरेस्ट थे, रिवर्स थी, तो उनको भी तो करना था क्योंकि ट्रेड रूट्स वो भी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो उनको कैसे हम वो करेंगे? हेयर द मौर्यस ट्राई टू कंट्रोल रोड एंड रिवर विच वर इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, टू कलेक्ट वट एवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल एज टैक्स एंड ट्रिब्यूट, मतलब सारे टैक्स वैक्स और रिसोर्सेज कलेक्ट करने के लिए। द अर्थशास्त्र टेल अस दैट द नॉर्थ वेस्ट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट एंड साउथ इंडिया फॉर गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन। अर्थशास्त्र जो बुक है, किसकी बुक है वो? आपकी चाणक्य और कौटिल्य की बुक है। चाणक्य कौटिल्य एक ही जन है, ठीक है, अब अलग अलग मत समझ लेना। तो नॉर्थ वेस्ट में आपको ब्लैंकेट मिला करते थे, साउथ में आपको क्या मिलते थे? गोल्ड और प्रीशियस स्टोन मिला करते थे। और जो फॉरेस्टेड रीजन था वहाँ से आपको एलिफेंट वगैरह, टिम्बर, हनी और वैक्स मिला करता था, ठीक है। अब मेगास्थनीज के बारे में बात करते हैं। मेगास्थनीज देखो एक सेरेकस नेक्टर थे जिनकी बुक थी इंडिका, उसमें बताया गया है कि अशोका एग्जैक्टली क्या किया करते थे। हमें देखो हम अंदाज़ा लगाते हैं हर चीज़ में, हमें इतना सब कैसे पता चला अशोका के बारे में, वो इसी वजह से पता चलेगा। कुछ उनके इंस्क्रिप्शंस थे जो दीवारों पे या फिर ऐसे पिलर्स पे लिखे हुए थे, कुछ इंडिका बुक थी, ठीक है, आप इंडिका बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उनसे ही पता चला है कि अशोका कितने ग्रेट थे और क्या क्या उनको काम करा करते थे। तो उन्होंने अपनी बुक में बताया कि जब उनका पब्लिक अपीयरेंस होता था, मतलब पब्लिक के सामने आते थे अशोका, तो बहुत बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशंस होता था, ठीक है। अब उनके हाथी जो थे उनको गोल्ड और सिल्वर से लादा जाता था, बिल्कुल एक तरह से, ठीक है। गार्ड जो थे उनके साइड में ट्री लेकर चलते थे, ठीक है, थोड़ा अजीब लग रहा होगा ट्री लेकर चलना ठीक है। और इसके बाद था किंग नॉर्मली गार्डेड बाय आर्म्ड वुमेन, और जो किंग जो थे मतलब आपके अशोका थे, वो किसके मतलब चारों तरफ उनके कुछ आर्म्ड वुमेन रहा करती थी, ठीक है, मैन नहीं वुमेन, आप सोच सकते हैं एग्जैक्टली। और कुछ स्पेशल सर्वेंट थे जो उनकी फूड को टेस्ट करते थे ताकि जहर वहर ना मिला दिया गया हो, और वो एक बेडरूम में कभी भी 2 रात से ज़्यादा नहीं बिताया करते थे। तो आप सोच सकते हैं एग्जैक्टली उनको डर रहता था। सबसे बड़ी बात, पहला राज्य बना था जो इतना बड़ा था, इसे डर तो रहना थोड़ा लाजमी था, क्योंकि आगे वाले तो उनको पता होगा कि अशोका राज करके गए हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट अशोका तो पहले थे ना, इसलिए थोड़ा सा डर रहता था कि उनको कोई मार न दे और छीन न ले कोई राज्य वगैरह, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा आपका डर का किस्सा भी थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है। आगे था पाटलिपुत्र कैपिटल के बारे में बात कर लेते हैं। तो दिस इज अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी, इट इज सराउंडेड बाय मैसिव वॉल्स, तो बहुत बड़ी और अच्छी सिटी थी, इसलिए इसको कैपिटल बनाया गया था, ठीक है। तो बहुत बड़ी बड़ी मैसिव वॉल से उसको गया था। तो
570 टावर्स थे एंड 64 गेट्स थे। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब मीन्स कितनी बड़ी और कितना वास्ट एम्पायर हुआ होगा, ठीक है। तो हाउस ऑफ 2 and 3 स्टोरी, और जो हाउसेस थे वो 2 से 3 मंजिल के बना करते थे और लकड़ी के और मड ब्रिक के बना करते थे। और जो किंग का पैलेस था वो वुड का बना हुआ था और स्टोन कार्विंग से डेकोरेटेड था। तो और चारों तरफ गार्डन वगैरह हुआ करते थे, ठीक है। तो मतलब कितने ब्यूटीफुल सिटी होगी आप खुद सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। अब अशोका के बारे में बात करते हैं। अशोका अ यूनिक रूलर, अ ग्रेट लीडर, ठीक है। अशोका कहता है द मोस्ट फेमस मॉडर्न रूलर ऑफ वाज अशोका, ठीक है। हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए अशोका को, बिकॉज इज द फाइनेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ आर एंशिएंट हिस्ट्री। मतलब पहले ऐसे रूलर थे जिनको ग्रेट कहा गया है, मैंने जैसे कि बताया। तो ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू मेक इंस्क्रिप्शंस। पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने इंस्क्रिप्शंस बनाई, मेनली इन प्राकृत, इन ब्राह्मी संस्कृत। और प्राकृत मतलब मैंने बताई थी प्राकृत और संस्कृत में क्या अंतर होता है, जैसे कि आज हिंदी और इंग्लिश में होता है। तो आप हर चीज़ को अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, तो मतलब आप 6 क्लास के एनसीईआरटी में इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इस चीज़। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कलिंगा वॉर की। तो कलिंगा वॉर जो थी ऐसी एग्जैक्टली वॉर थी जिसने अशोका की लाइफ को, पूरी होल लाइफ को बदल के रख दिया था एग्जैक्टली। कलिंगा वॉर से पहले अशोक जो थे एकदम चंड अशोक हुआ करते थे, मतलब एग्जैक्टली चंड मतलब कह सकते थे इतना खून बहाते थे, इतनी वॉर लड़ा करते थे। पर आफ्टर द कलिंगा वॉर उन्होंने वॉर लड़ना ही बंद कर दिया, मतलब वॉर को ही छोड़ दिया। उन्होंने कसम खा ली कि मैं वॉर नहीं लड़ूंगा और बुद्धिज्म अपना लिया था, ठीक है। तो कलिंगा वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है अशोका के लिए और हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो कलिंगा वॉर को अच्छे से समझिएगा। कोस्टल उड़ीसा के पास आते हैं, एंशिएंट नेम कोस्टल उड़ीसा, ठीक है। कलिंगा का मतलब कोस्टल उड़ीसा का एंशिएंट नेम है कलिंगा, ठीक है। अशोका ने वहाँ पर लड़ाई की थी। देखो इतना बड़ा किंगडम तो वैसे नहीं बन गया होगा, लड़ाई कर करके ही हुआ। तो कलिंगा पे भी कॉन्कर करने के लिए लड़ाई की। उसके बाद इतना कुछ हुआ, इतना हॉरिफाइड हुआ, मतलब वो एकदम डर गए बहुत सब चीज़ों, इतना वायलेंस, इतना ब्लड बहा, ठीक है, इतने सारे लोग मरे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ही वॉज द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर। मतलब उन्होंने वॉर जीतने के बाद भी सब कुछ छोड़ दे कि मुझे नहीं चाहिए अब कुछ भी। मतलब वो एक तरह से डरे नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि यार ये वॉर लड़ने से ना कितना सब कुछ नुकसान हो रहा है, कितने लोग मरते हैं, कितना सब कुछ होता है, कितने घर उजड़ जाते हैं, ठीक है। तो आप खुद सोच सकते हैं एग्जैक्टली। तो उनकी इंस्क्रिप्शन थी कलिंगा वॉर के ऊपर। तो दिस इज व्हाट अशोका डिक्लेयर्ड इन द इंस्क्रिप्शन 8 years आफ्टर बिकम किंग आई कॉन्कर्ड कलिंगा। 8 साल के बाद, जब 8 साल किंग बनने के बाद मैंने कलिंगा को कॉन्कर्ड किया। करीब 1.5 लाख पर्सन कैप्चर्ड हुए, 1 लाख मारे गए, ठीक है। दिस फील्ड में विद सॉरो, और ये मुझे एक तरह से दुख से भर गया एकदम, ठीक है। वेन एवर द इंडिपेंडेंट लैंड इज कॉन्कर्ड लैक्स ऑफ पीपल डाई एंड मैनी ऑफ द टेकन प्रिजनर्स ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स ऑल्सो डाई। मतलब सबसे ज़्यादा उनको दुख हुआ कि ब्राह्मण्स और कुछ पंडित थे जो निर्दोष थे बिल्कुल, वो भी मरे, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं एग्जैक्टली। तो उन्होंने बताया कि उसके बाद उन्होंने क्या किया, दैट्स वाई आई एम सैड एंड हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धमा। और उन्होंने धर्म मतलब धमा का प्राचीन, मतलब धर्म का प्राचीन वर्ड धमा था, तो उन्होंने धमा को अपना लिया। धर्म मतलब वो नहीं कि भगवान की पूजा करना, ये सब चीज़ें अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो उन्होंने धर्म को अपना लिया। तो आप इस चीज़ को समझिए, ठीक है। अशोका धमा क्या था, अब ये सब कुछ अलग था, उनके भगवान को पूजने से या फिर सेक्रीफाइसेस करने से बिल्कुल अलग था। उनका कहना क्या था कि मैं इस प्रजा का फादर हूँ और ये सब मेरे बच्चे हैं, इनको इस तरह से मैं प्रोटेक्ट करूँगा, ठीक है ना। मतलब मैं किसी को मारूंगा नहीं, अपने बेटे को कोई मारता नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है, इसी वजह से। तो अब बुद्धा की टीचिंग से इंस्पायर हुए और अपॉइंटेड धमा महात्मा को बुलाया उन्होंने सब कुछ सीखने के लिए। तो उनसे सीखा कि सॉल्यूशन हर चीज़ का, मल्टीपल रिलीजन्स, एनिमल सेक्रीफाइसेस, इल ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, तो हर चीज़ सीखी उन्होंने, ठीक है। तो और अपने जो इंस्क्रिप्शंस थी उनके अच्छे अच्छे मैसेजेस थे वो रॉक पिलर्स पे लिखवाए, अपने मैसेंजर्स भेजे सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका, ठीक है। कुछ रोड्स वेल्स बनवाई, अरेंज मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर मैन एंड एनिमल्स, हर किसी के लिए बनवाया। तो मतलब एक तरह से इतने चंड रहने वाले अशोक बिल्कुल दयालु हो गए और सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने अपना। तो उनके मैसेज क्या था, अब पीपल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ रिचुअल्स व्हेन दे फॉल इल। मतलब बहुत जब बीमार पड़ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा, देखो जैसे यज्ञ कराना, आज भी आप सोच सकते हैं। देखो मैं आज भी कह रहा हूँ कि मैं किसी के रिलीजन को हिट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, पर आप सोच सकते हैं कि आज हम कितना करवाते हैं कि कोई यज्ञ करा रहे हैं, किसी को चद्दर चढ़ा रहे हैं। आप इससे अच्छा उस पर्सन की मदद कीजिए, तो उस पर्सन को भी अच्छा लगेगा, शायद वो जल्दी ठीक हो जाए, ठीक है, उसके ठीक होने के चांसेस बढ़ जाए। आप इससे कि मंदिर में पूजा कर रहे हैं, फिर इस तरह से काम कर रहे हैं, तो आप मदद कीजिए पर्सनों की, पर्सन टू पर्सन हेल्प कीजिए, ना कि कभी मंदिरों में जाकर ये सब काम करें, ठीक है। तो व्हेन चिल्ड्रन आर बॉर्न व्हेन दे गो टू द जर्नी, तो बहुत सारी जैसे जस्ट लाइक कि हम इतना खर्चा करते हैं, इतना मैरिजों में खर्चा करते हैं, तो ये इस चीज़ को छोड़कर हम अगर लोगों की मदद करें, ठीक है, अपने बड़ों का सम्मान करें, लोगों की मदद करें, ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर विथ कंपैरिजन्स, और जो ब्राह्मण वगैरह उनको सम्मान दे, तो शायद ये जो रिलीजन है हमारा ये अलग वे पकड़ेगा। और हमारे जो स्लेव्स वगैरह को इज्जत देना, तो शायद हम एक इंसान को इंसान की तरह समझेंगे, ना कि एक तरह से छोटा बड़ा का जो हमारा वो होता है ना, उसको हम भूल जाएंगे।
तो उनका ये मैसेज था और बहुत ग्रेट मैसेज था मेरे मानने में, ठीक है। तो कुछ लैंग्वेजेस थी, तो बिलो द ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट कुछ ऐसे लिखी जाती थी। मॉडर्न इंडिया स्क्रिप्ट वर डेवलप्ड फ्रॉम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, जो मॉडर्न इंडिया स्क्रिप्ट लिखी गई है वो उसको तो अर्ली ब्राह्मी जो थी, फिर देवनागरी आ गई, फिर बंगाली, मलयालम, तमिल, कुछ ऐसे हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद चाइना की बात कर लेते हैं। जो चाइना तो हमारा मॉडर्न एम्पायर स्टार्ट होने से पहले उन्होंने अपनी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनानी स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। किसके लिए? क्योंकि नॉर्थ से जो आते थे लोग उनको अटैक करने, उससे बचने के लिए, ठीक है। तो 2000 सालों से भी मतलब ज़्यादा टाइम, मतलब उससे पहले से वो कर रहे थे शिफ्टिंग वगैरह चीज़ की। तो वो जो आपकी वॉल है वो 6400 किलोमीटर मतलब 6400 किलोमीटर लॉन्ग है, और किससे बनी हुई है? स्टोन ब्रिक रोड ऑन द टॉप, और जो स्टोन ब्रिक से बनी हुई है, और उसके ऊपर जो वॉल बनाई गई है मतलब इतनी थोड़ी वाइड बनाई गई है जिसके ऊपर इसके ऊपर रोड बनाई हुई है, और वॉच टावर्स है, हर 200-200 मीटर पर वॉच टावर बनाए गए हैं, ठीक है। तो आज ही बहुत सारे जाते हैं उसको देखने के लिए, और बहुत ज़्यादा एक तरह से हिस्टोरिक है हमारी वो 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं ट्रेड रूट्स की। तो ट्रेड रूट जो होते हैं हमारे, कुछ जो ब्लू वाले हैं थोड़े से समुद्र की तरफ से जाते हैं, और रेड वाले आपके ये कुछ, तो ट्रेड रूट स्टार्ट हो गया था। और देखो आप उस टाइम सोच सकते हो जब अशोका वो कर रहे थे, तो चाइना, इंडिया, पर्शिया, मतलब यूरोप वगैरह, आपका थोड़ा अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी आ गया, है ना। तो मतलब आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा हो गया था हमारा ट्रेड रूट, और कहाँ कहाँ पर बहुत सारी वो चीज़ें फैल गई थी, ठीक है। अब कुछ आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे बात करने के लिए देखो आपकी बुक में दे रखा है, आगे थोड़ा सा 1-2 पेज आप टर्न करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैंने इसी में जोड़ दिया है वो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आज से 2200 साल पहले मौर्यन एम्पायर कोलैप्स हो गया, उनके आखिरी राज्यों को मार दिया गया, ठीक है, एट 200 BC, ठीक है। तो इन इट्स प्लेस रोज सेवरल न्यू किंगडम्स, और इसके मतलब इसके प्लेस पर बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स हो गए, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट में इंडो ग्रीक्स आए पहले, फिर शाकाज आए, फिर कुशान्स आए। आपको छोटा छोटा बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट आगे के चैप्टर्स में होगा, आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। छोटा छोटा पढ़ लीजिए आपको, कि आपको ध्यान रहे इस चीज़ में। नॉर्थ एंड सेंट्रल में आपका है पुष्पमित्र संघा, फिर कन्वाज आए, फिर गुप्ता एम्पायर ने उस चीज़ को बड़ा कर दिया, बहुत बड़ा गुप्ता एम्पायर बना एट 300 AD, ठीक है। फिर वेस्टर्न सेंट्रल में शाकाज आए, वो पार्टली थे मतलब, तो जो इनका मेन राज्य रहता है वो सतवानास का ही रहता है वहाँ पर 100 BC टू 300 AD। फिर वताकास आए, ठीक है। और साउथ इंडिया में आपके चोला, चेरा, पांड्या, 3 जो आपके बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट थे, और आपके मिडिवल हिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे अभी, ठीक है, जब हम 7th की NCERT पढ़ेंगे। तो उसके बाद 500 AD में चालुक्याज और पल्लवाज आए कुछ। तो उनका क्या काम था? ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, न्यू टाउन्स बनाना, क्राफ्ट प्रोडक्शन करना, ट्रेड करना, बिल्डिंग्स बनाना, स्तूपास बनाना कुछ, ठीक है, और न्यू रूट्स बनाना, ठीक है। तो इस तरह से आपका मौर्यन एम्पायर कोलैप्स हुआ, और छोटे छोटे राज्य बन गए, और आपने देखा कि अशोका के बारे में हमने अशोका कितना पढ़ा, और अशोका एकदम वॉर छोड़कर एकदम अच्छे उस पर आ गए, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में छोटे छोटे राज्यों की बात करेंगे, और बहुत अच्छी चीज़ें मतलब अच्छी अच्छी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज कोई है जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है। एंड थैंक यू सो मच, एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग।